नमस्कार। आज हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष लेक्चर सीरीज के लिए कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन में एकत्रित हुए हैं। वी आर हेयर टुडे टू सेलिब्रेट 131st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड इट इज़ माई प्लेजर एंड ऑनर टू बी हेयर टू स्पीक ऑन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ, उनके कृतित्व और उनके बहुपक्षी आयामों के साथ, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति और बहुपक्षी आयामों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ या आप लोगों के समक्ष उनके विचारों को रख सकूं। देखिए, जब हम भारतीय लोकतांत्रिक वातावरण की जब बात करते हैं और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में जब हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम लोग उनका चिंतन, उनकी छवि एक दलित उद्धारक के रूप में सोचते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के उद्धारक नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े मानव अधिकार के वकील थे, महान संविधान विशेषज्ञ थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक दर्शन शास्त्री भी थे और पत्रकारिता के साथ साथ वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। पर अक्सर उनकी छवि एक सिर्फ दलितों के नेता के रूप में याद की जाती है, जो कि उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब को यदि समझना है तो हमें याद रखना होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति अवश्य थे, एक विचार थे, एक दर्शन थे, परंतु इससे कहीं ज़्यादा वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए उनके समग्र विचारों को समझना बहुत आवश्यक होगा। और जितने भी बाबा साहब ने जो ओरिजिनल बुक राइटिंग्स की है, ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स इन हिज एकेडमिक एंड पॉलिटिकल कैरियर, उसको भी पढ़ना बहुत आवश्यक होगा। और देखिए, विद्यार्थियों को अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक आदर्श विद्यार्थी थे और सदैव एक आदर्श विद्यार्थी बने रहे। उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और लॉ के अलावा चित्रकला में, मूर्ति कला में, तबला वादन हो, चाहे वायलिन हो या संगीत कला हो, और इसके साथ ही खाना बनाने की जो विधि है यानी पाक कला, उसमें भी दक्षता हासिल की थी। और इसी के साथ ही बाबा साहब को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, हिंदी, पाली और फारसी जैसी अनेक भाषाओं का ज्ञान उनको था। देखिए, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में तमाम पदों पर रहते हुए देश के हर वर्ग के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनको डिग्निफाइड, पीसफुल और रिस्पेक्टफुल लाइफ देने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। देखिए, यदि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। और अपने समय में देखिए, उस वक्त को जब 10th क्लास करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 12th करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, उस दौरान असंख्य डिग्रियां बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल की थी। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम 2 मास्टर्स एंड बैरिस्टर एट लॉ, he had a 4 doctoral degree plus he knows several European language and quite Indian languages like Sanskrit. He also written Pali language dictionary and he was the first person from South Asia to have been conferred a degree of PhD in economics. That's why Professor Amartya Sen, who was a leading economist at world, he tell us that I treat Dr. Baba Saheb Ambedkar as a father. For me, Dr. Ambedkar as a father of economics. Dr. Ambedkar was not around, he was only 24 years old when he wrote his paper. He written one paper, The Castes in India, Their Mechanism, Genesis and the Development. भारत में जाति व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति, इसका विकास और इसका मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका कैसा है, इस पर उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में एक पेपर भी लिखा था। और इस पेपर के अंदर उन्होंने बहुत सारे वेल स्कॉलर्स, जो उस समय के जानकार लोग थे, उनके विचारों को भी चुनौती दी थी। देखिए, ये बहुत मुश्किल होगा यदि इफ़ आई वुड लाइक टू सम अप द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बाबा साहब, बट I shall try to elaborate few main points.
He get his elementary education in 1902 from Satara, Maharashtra. महाराष्ट्र के सतारा से 1902 में उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त किया। 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन की डिग्री को हासिल किया। 1909 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ही बॉम्बे में उन्होंने इंटर किया। बीए 1930 में किया सेम कॉलेज से, और एमए 1915 में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र और पॉलिटिक्स विषयों के साथ उन्होंने एमए की उपाधि हासिल की। और वर्ष 1917 में he got his PhD degree from Columbia University, and again in 1921 he did Master of Science from London School of Economics, and the title of his thesis was Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India. ब्रिटिश भारत के दौरान प्रांतीय राज्यों में किस तरीके से वित्तीय व्यवस्था का देखरेख किया जाता था, उस पर बाबा साहब ने अपना डिसर्टेशन लिखा था। बैरिस्टर ऑफ लॉ का डिग्री इन्होंने हासिल किया लंदन से। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से मास्टर्स हासिल करते वक्त प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर इन्होंने काम किया। इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। डॉक्टरेट इन लिटरेचर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से वर्ष 1953 में इनको उपाधि दी गई। यदि बाबा साहब की लिखी हुई किताबों की मैं बात करूं, जो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो इनकी पांडुलिपियां हैं, उसमें ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स। दीज आर द फ्यू मेजर बुक्स लाइक कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनिसिस एंड डेवलपमेंट। मूक नायक, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी 1920 के अंदर। ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके साथ ही बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत 1927 में एक पत्रिका निकाली, जनता नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली वर्ष 1930 के अंदर। और बाबा साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल स्टूडेंट्स टू प्लीज रीड दिस बुक। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी चीप। His another book, Federation versus Freedom in 1939. He has also expressed his idea on the thoughts on Pakistan in 1940. इसके अतिरिक्त उन्होंने राडे, गांधी और जिन्ना के ऊपर 1943 में किताब लिखी। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स के ऊपर लिखा। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ के ऊपर लिखा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी थी हु वर शूद्रास इन 1948। इस पर इन्होंने काम किया। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, इस पे काम किया। द अनटचेबल्स पे काम किया। द बुद्धा और कॉल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द रिडल्स इन हिंदुइज्म, मनु एंड द शूद्रास, बहुत सारे ओरिजिनल लेखों पर इन्होंने काम किया। मैं अक्सर विद्यार्थियों के साथ ही अक्सर चर्चा करता हूँ कि देखिए, इस महान व्यक्ति को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता था, कक्षा के बाहर बिठाया जाता था, पानी नहीं मटके से पीने दिया जाता था। दिन प्रतिदिन बहिष्कृत व्यवहार इनके साथ किया जाता था। उसके बावजूद भी सारी सामाजिक बाधाओं को, तिरस्कार को लांघते हुए देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से इतनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा न लेकर के उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। कोई गूगल नहीं था, डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं था, इतने बड़े लेवल पे लाइब्रेरीज नहीं होती थी। इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर आज भी भारत के बहुत शिक्षित व्यक्तियों में आते हैं। तो ये चिंतन का विषय है सभी विद्यार्थियों के लिए, बाबा साहब से सीखने का कि हम किस प्रकार से एक बेहतरीन विद्यार्थी का जीवन इनसे सीख सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र पे विचार क्या थे, और यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में अपने दिए हुए बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेक्चर में बाबा साहब ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में 3 चैलेंजेस की बात की थी। ध्यान से सुनिएगा इन 3 चुनौतियों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 चुनौतियों की बात की थी, और उनकी पहली चुनौती थी कि हमें संवैधानिक साधनों को छोड़कर सड़कों पर आंदोलन नहीं करना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का आंदोलन, हिंसक आंदोलन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी को उन्होंने अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ एनार्की भी कहा था। उनका मानना था कि हमें अपनी प्रत्येक समस्या का, प्रत्येक विवाद को संवैधानिक दायरे के भीतर
कॉन्स्टिट्यूशनल पैरिफेरी के भीतर संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक सच्चा लोकतंत्र वही होता है जिसमें बिना हिंसा के, बिना ब्लडशेड के यानी रक्तपात के आवश्यक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन किए जा सके। और यदि उनकी इस चेतावनी को हम सभी लोगों ने ध्यान रखा होता तो आज तक देश में जितने भी स्थानीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय वर्ग विशेष आंदोलन हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उसे रोका जा सकता था। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 चुनौतियों की बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा पहले समअप कर देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तरीकों के बजाय हमें सड़कों पर हिंसक आंदोलन का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के अंतर को लेकर कही थी। He was trying to explain the difference between political democracy and the social democracy. एंड थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था कि हमें बिल्कुल भी अंधभक्त नहीं बनना, आंख मूंद कर बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए, बिना तार्किकता के, रेशनैलिटी के किसी भी नेता के पीछे नहीं चलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली बात कही थी कि हमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, जो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ मतों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। देखिए, यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि वन मैन और वन वोट का सिद्धांत है वो गलत है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक मतदान डालने का हक दिया गया है। यहाँ पर इस बात को कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि संख्या के बल पर भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था का जब हम उल्लंघन करते हैं और अपने वर्गीय स्वार्थ पर आधारित हम उस अव्यवस्था की ओर देश को ले जाने की कोशिश करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती है। और इसी स्वार्थपूर्ण व्यवहार को बाबा साहब अम्बेडकर ने अराजकता का व्याकरण कहा था। उनकी दूसरी बड़ी चेतावनी थी राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के अंतर को लेकर। भारतीय संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि आज इस संविधान को अपनाते हुए हम एक विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक मतदान दिया गया है। और इसके फलस्वरूप देखिए, हम सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल जाएगी, परंतु उनका कहना यह भी था कि हमारा जो सोशल लाइफ है, जो सोशल लेवल है, जो सामाजिक स्तर है, वो बहुस्तरीय गैर बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, मैं जो भी बात कह रहा हूं उस वक्त के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं और कुछ बातें उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यही संविधान सभा में कहा था कि इस संविधान को अपनाते हुए हम लोगों ने वन मैन वन वोट, थ्रू द पॉलिसी ऑफ वन मैन एंड वन वोट, we have adopted a political equality. But as far as the social equality is concerned, we are still very far. हम अभी भी बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। और केवल राजनीतिक जीवन में समानता प्राप्त कर लेने से सच्चा लोकतंत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस नहीं होगा, इसलिए राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता का होना बहुत आवश्यक है। और राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता को, नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ी पावर मानते थे। उनका मानना था कि ये हमारी एक एकत्व की भावना है, वननेस की फीलिंग है, और इसे किसी भी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होना चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि में सही राष्ट्र भाव है जाति भावना का परित्याग। हमें अपनी जातीय श्रेष्ठता, कास्ट सुपीरियरिटी या फिर शैलो ईगो ऑफ कास्ट सुपीरियरिटी को त्यागना होगा। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद, हमारे देश में जो राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्रवाद है, वो केवल तभी प्रासंगिकता या महत्व ग्रहण कर सकता है जब हम सभी के बीच में
जाति को लेके, नस्ल को लेके, रंग को लेके, लिंग को लेकर, यानी स्त्रियों के साथ भी हमें समानता का व्यवहार करना होगा। उनकी भी गरिमा को, उनकी भी डिग्निटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा और एक प्रकार से सोशल हार्मनी की तरफ, सामाजिक भाईचारे की तरफ, सामाजिक भ्रातृत्व की तरफ हमें बढ़ना होगा। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय लोकतंत्र में देखिए व्यक्तिगत समानता और स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे और संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने, जब इस पर डिबेट चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, बहुत से सदस्यों ने भारत के लोगों के स्थान पर भारत राष्ट्र लिखवाने की मांग की थी। इस पर बाबा साहब का उनसे पूछना था कि आप मुझे बताइए कि हमारा देश हजारों जातियों में और उपजातियों में बटा हुआ है और जब तक देश में भाईचारा नहीं है, भ्रातृत्व नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, तो हम एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाए कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस वक्त हम एक राष्ट्र नहीं थे, उतना अच्छा होगा। और बाबा साहब का मानना था कि भारत आज भी, अभी भी हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है और ये जो जातियां होती है ना, ये राष्ट्र विरोधी होती है, ये सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती है और जाति जाति के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य को पैदा करती है। इसलिए इस जाति व्यवस्था को समाप्त करके हमें देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के साथ समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की तरफ बढ़ना होगा। तब जाकर के भारत विश्व में एक अग्रणी देश की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, भारत में समग्र वर्ग की चेतना का, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था उस समय कि भारत में समग्र वर्ग की चेतना का नितांत अभाव है, इसलिए भारतीय समाज में भाईचारा होना बहुत आवश्यक है और बिना बंधुत्व के किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो बहुत से समाजों के बीच, लोगों के बीच बंधुत्व को, फ्रैटर्निटी को, भाईचारे को स्थापित करना बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र को एक दर्शन भी बताया, एक फिलॉसफी भी बताया है और वास्तविकता में इसे अनेक समूहों का युग्म कहा है। बाबा साहब का कहना था कि राष्ट्र वास्तव में बहुत सारे समूहों का एक मिश्रण है। उन्होंने राष्ट्र को एक हाई कल्चरल हेरिटेज, मेमोरीज ऑफ हाई कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक उच्च विरासत का स्वामित्व बताया था। और देखिए, इन्हीं आधारों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र को व्यक्तियों और समूहों के स्वप्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के साथ जोड़ा, अधिकारों के साथ जोड़ा और राष्ट्र निर्माण को इन अधिकारों की स्थापना का परम लक्ष्य बताया। देखिए, हजारों वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से हमारे देश में सामाजिक दरारें देखने को मिली हैं और अधिकार को दृष्टिकोण से एक वंचित सामाजिक समूहों के अधिकारों की स्थापना को उन्होंने राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना था। और इसी आदर्श उद्देश्य की स्थापना के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगा करके भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने अपना अतुलनीय योगदान, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी देखते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य केवल संविधान का निर्माण करना नहीं था, वो राष्ट्र का भी निर्माण करना चाहते थे और राष्ट्र के निर्माण में सभी सामाजिक समूहों के सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में जितने भी सामाजिक समूह हैं उनको भी अपना अपना प्रतिनिधित्व देने का बराबर का मौका दिया जाए। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जब अध्ययन कर रहे थे तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बात से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल की बातों के संदर्भ में एक बात कही थी कि लोकतंत्र में नागरिकों को कभी भी अपनी आज़ादी किसी भी व्यक्ति के कदमों में नहीं रखनी चाहिए। भले ही वह व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, उसे अपनी ताकत नहीं देनी चाहिए ताकि वो संवैधानिक संस्थाओं को ना कुचल सके। इसी के साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जॉन स्टुअर्ट मिल की एक और बात के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए
किसी भी प्रकार का नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्ति पर अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक तीसरी चेतावनी संक्षेप में बताता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने एक तीसरी चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि देखिए, भारतीयों को कभी भी आंख मूंद कर, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए कभी भी किसी भी व्यक्ति या नेता के पीछे नहीं चलना चाहिए। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जे.एस. मिल की भी बात की थी। अंबेडकर ने कहा था कि देखिए, जिन महान लोगों ने देश की सेवा की है उनके प्रति कृतज्ञ होने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस कृतज्ञता की सीमा क्या हो, हमें उसे भी जानना होगा। धन्यवाद।